डियर स्टूडेंट, मैं फॉरेन सर एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल एफ टेक पर आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, फिजिक्स 12th क्लास यूपी बोर्ड 2022 7 अप्रैल 2022 के लिए ये ओनली ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है। और आपके नंबरों में चार चांद लगाने के लिए एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, या प्रकाश की चाल होगी। ये ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से आपको एक बताना है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल दी है, ये वैल्यू होती है आपकी सी की वैल्यू होती है, और ये इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है, एन की वैल्यू है, ये अपवर्तनांक है। उस माध्यम में, यानी कांच यहाँ पे क्या है, माध्यम है, माध्यम में हमें प्रकाश की चाल बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। इसके लिए फॉर्मूला रहता है n = c/b होता है। n यहाँ पे अपवर्तनांक है, c वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, v माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ b को जब हम इधर ले जाएंगे तो n डिवाइडिंग में आ जाएगा, इसलिए b = c/n होगा। c की फिक्स वैल्यू होती है या फिर इसने दे दिया है, तो 3 × 10⁸ है। और जब इसमें 1.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ। अर्थात हमारा सही ऑप्शन जो रहेगा वो सेकंड रहेगा। नेक्स्ट, 1 AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होगी। यहां पर AMU का मतलब समझें। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास यूनिट ये छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान को मापने वाला मात्रक होता है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और इस द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहां पर जो एनर्जी प्राप्त होगी वो होगी 931 MeV, 931। MeV का मतलब क्या है, यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए 1 AMU बराबर होता है 931 MeV होता है। नेक्स्ट, अगला है हमारा, एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है, निर्गत होगा। निर्गत की बात कर रहा है वो। तो सबसे पहले आपको एंड गेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, एंड गेट का जो फॉर्मूला होता है, यानी इसका वूलियन जो सूत्र होता है वो होता है A.B = Y होता है। A.B = Y है, जहां A और B इनपुट वेरिएबल होते हैं और Y यहां पे आउटपुट वेरिएबल होता है। अब यहां पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर एक तो इनपुट क्या है, 0 है, और एक दूसरा क्या है, 1 है, यानी 0 × 1 = क्या रहेगा, 0 रहेगा। अर्थात हमारा जो आउटपुट वेरिएबल है, निर्गत है, वो क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है, 2 × 10⁻8 जूल है, 18 जूल है। 1.6 × 10⁻18 जूल है। 1.6 × 10⁻31 जूल है। 9.1 × 10⁻31 है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 होता है। वैसे भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे लिखते हैं, 1 eV से लिख देते हैं, 1 eV। और 1 eV = होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻19 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है। जल में इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी कितनी होगी, ये पूछा है। ऑप्शन है 1600 एंगस्ट्रॉम है, 4800 एंगस्ट्रॉम है, 6400 एंगस्ट्रॉम है, और 8332 एंगस्ट्रॉम है। ये है। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है n = λ/λ m होता है। लैम्डा क्या होता है, ये निर्वात या वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है।
एम का मतलब यह माध्यम होता है, इसका मतलब माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जल यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मीडियम का काम कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। और जब यहाँ से लैम्डा एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा इजिकल टू एन डिवाइडिंग में आ जाएगा, लैम्डा एम इजिकल टू लैम्डा अपॉन एन होगा। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 6400 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारा एंगस्ट्रॉम ही पूछा है। तो 6400 बटे एन, एन की वैल्यू 4/3 है और यहाँ से 3 ऊपर पहुंचेगा। ये 4 से हम 6400 को 16 बार कैंसिल कर देंगे, 1600, और इसका जब गुणा करेंगे इंटू करेंगे तो 4800 एंगस्ट्रॉम हुआ। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो सेकंड रहेगा, 4800 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट नेक्स्ट है दो लेंस जिनकी क्षमताएं 4D, डी का मतलब यहां डायोप्टर होता है, तथा माइनस का 2D है। इसका मतलब ये प्लस का है, प्लस का मतलब ये हमारा उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये अवतल है, कॉनकेव लेंस है। तो इसमें एक उत्तल लेंस की क्षमता दी है और एक अवतल लेंस की क्षमता दी है, 4D और माइनस का 2D है। संपर्क में रखे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए जितनी भी क्षमता दी हो, एक दो हो, दो से ज्यादा हो, अगर हमें उनकी टोटल क्षमता निकालनी है तो सबको ऐड करते हैं। जैसे P इजकल टू P1 है प्लस P2, और भी ज्यादा हो तो P3 कर देते, P4 कर देते, बट यहाँ पर दो ही है तो हमने दो तक लिया ये वाला। तो P1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, P1 की वैल्यू है यहाँ पर प्लस का 4 डायोप्टर है, प्लस का 4 डायोप्टर है ये, और यहाँ पर जो है P2 है कितना, माइनस का 2D है। तो P1 की जगह पे 4D लिखेंगे, माइनस का 2D बचेगा कितना, 2D है। और फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है F इजिकल टू 1/P होता है। और जब 1/P लिखेंगे, अगर यहाँ क्षमता का मान अगर डायोप्टर में है तो फोकस दूरी का मान मीटर में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन मैंने किया है, F इजिकल टू P की वैल्यू 2 है, 1/2 ये मीटर में है। अगर इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इसमें इंटू कर देंगे, और 2 से 100 को 15 बार यानी 50 बार कैंसिल हो गया ये। तो हमारा सही जो ऑप्शन रहेगा, सही आंसर रहेगा 50 सेंटीमीटर होगा, अर्थात जो संयुक्त फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है कितना, होता है 0 होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे आप। जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो कितना होता है, 0 होता है, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बोहर कक्ष की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात होगा कितना होगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। R जो होती है वो कक्षा की त्रिज्या होती है, ऑर्बिट की रेडियस होती है, और n जो होता है वो कक्षा की संख्या होती है। तो यहां पर ये देख लेंगे कि प्रथम 3 की बात कर रहा है, पहली कक्षा की, दूसरी कक्षा की, और तीसरी कक्षा की, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। और यहां इस कक्षा की संख्या का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। देखिए यहां पे एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो इसमें से चेक कर लेते हैं, ये आपका 1 हुआ और ये 4 हुआ और ये 9 हुआ, यानी हमारा सही ऑप्शन जो रहेगा वो 1:4:9, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, ये लिखा हुआ है, पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। डिफ्लेक्शन जो लेयर होती है उसमें क्या होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं, या फिर ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर कोई भी नहीं होता है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन रहेगा कि ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ना कोटर होंगे। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये ध्यान से इसे तैयार करना है आपको। इसमें अवक्षय परत में ना तो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही क्या होंगे, कोटर होंगे। नेक्स्ट एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत का चालन होता है, वैद्युत चालन का कारण है, क्या कारण है, यानी एन टाइप में वैद्युत चालन को करने में कौन सहायक होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है होल है, इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में तो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें,
और पी टाइप का जो है उसमें होल होते हैं। पी टाइप में कौन होते हैं? होल होते हैं। ये ध्यान रखेंगे सिंपल। तो क्या किसका पूछा है? एन टाइप का पूछा है तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पूछेंगे। और यहीं पर अगर पी टाइप का होता तो क्या बोलते हैं? होल बोलते। तो हमारा ऑप्शन होल होता। क्योंकि यहां पर एन पूछा है तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। अब हम परम शून्य ताप को समझ लेते हैं। परम शून्य परम का मतलब होता है केल्विन टेम्परेचर, यानी वो बात कर रहा है 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा है। और 0 केल्विन कब बनेगा? जब हमारे पास में डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए? 273। और जब भी हम किसी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 जब ऐड करते हैं तो वो केल्विन टेम्परेचर बनता है। तो माइनस का 273 और प्लस का 273 जब इनको ऐड करेंगे तो क्या रहेगा? 0। अब आप अंदाजा लगाइए वो किसकी बात कर रहा है? या तो 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा है, या डिग्री सेल्सियस में उसका क्या होना चाहिए? माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो माइनस का 273 पर तो वो पूर्ण तरीके से किसकी तरह काम करेगा? नॉन कंडक्टर की तरह से काम करेगा, यानी पूर्ण अचालक की तरह से कार्य करेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बूलियन व्यंजक y बराबर है ए बी डैश प्लस बी ए डैश दिया गया है। यदि a बराबर 1 है और b बराबर कितना है? 1 है, तो y का मान क्या होगा? देखिए a और b यहाँ क्या है? a और b यहाँ पर इनपुट वेरिएबल है और y यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल है। हमें इसे सॉल्व करना है। तो उसे सॉल्व करने के लिए देखिए y बराबर कितना है? यहाँ पे y इजिकल टू, देखें y इजिकल टू फॉर्मूला दिया हुआ है ए बी डैश है और प्लस बी ए डैश है। जबकि यहां पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है। अब इन वैल्यू के हिसाब से अगर इनका हम नोट निकालें, यहां इस डैश का मतलब क्या है? इस बार का मतलब क्या होता है? नोट होता है। अगर इसका हम a का अगर नोट निकाला जाए तो a की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 का नोट क्या होता है? 0। ऐसे ही यहां b की वैल्यू कितनी है? 1 है, और अगर b का नोट निकालें यानी b डैश निकालें तो इसका मान भी कितना होगा? 0 होगा। अब इन वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, इसलिए y इजिकल टू क्या रहेगा? a की वैल्यू 1 है और b डैश की वैल्यू कितनी है? b डैश की वैल्यू 0 है, अभी निकाली हमने ये वाली प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1, और a नोट की वैल्यू कितनी है? a नोट या a बार कह सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 है। 0 का 1 में इंटू करेंगे 0 हुआ, और प्लस 1 का 0 में इंटू करेंगे 0 हुआ। इसलिए टोटल वैल्यू हमारी कितनी रहेगी? टोटल वैल्यू रहेगी 0 रहेगी। अर्थात हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा? वर रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बूलियन व्यंजक y इजिकल टू ए बी डैश प्लस बी ए डैश दिया गया है। यदि a इजिकल टू 1 तथा b इजिकल टू 1 हो तो y का मान क्या होगा? अर्थात हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? 0 रहेगा। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी बच्चों का भला हो सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।